price elasticity of demand, right? And here there are three types of elasticities basically. The first one is the price elasticity of demand. तो स्टूडेंट्स जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी जब हम रिस्पॉन्सिवनेस चेंज चेक करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी. जब किसी इंडिविजुअल की इनकम को चेंज होने की वजह से व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस एंड ड्यू टू दैट डिमांड चेंजेस. डिमांड जो होती है वो जरूरी नहीं है कि केवल प्राइस की वजह से ही चेंज हो. हमारी इनकम पहले कम थी तो हम कम यूनिट्स परचेज करते थे. अब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम हो सकते हैं ज्यादा यूनिट परचेज करना स्टार्ट कर दें. इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं. तो इसमें मैंने आपको जब 5th चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि दो तरीके के गुड्स होते हैं. एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, राइट. यस. तो इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं. मैंने आपको उसमें दो तरीके के गुड्स बताए थे. द फर्स्ट वन इज द इंफीरियर गुड्स एंड द सेकेंड वन इज द नॉर्मल गुड्स. ठीक है. नॉर्मल गुड्स का नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. नॉर्मल गुड्स नहीं है. ये वो गुड्स हैं जो महंगे मिलते हैं मार्केट में. जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं. तो इनकम का मैंने आपको डिमांड क्या इफेक्ट क्या बताया था कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. मैं ये एरो से शो करती हूँ इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है. तो इनकम यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपकी इनकम 5,000 रुपीज पर मंथ थी तो आप हो सकता है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, जैसे आप वुडन चेयर पे बैठते हो तब, लेकिन अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई. ठीक है. तो आपने वुडन वाली चेयर पे तो बैठना कम कर दिया, लेकिन जो सोफा सेट्स आते हैं उनको परचेस करना स्टार्ट कर दिया. तो वो आपकी इनकम, वो आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगी. तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और सुपीरियर गुड्स यानी कि नॉर्मल गुड्स और इसको हम लग्जरियस गुड्स भी बोलते हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है. तो इस पे ये इफेक्ट पड़ता है. तो इंक्रीज और डिक्रीज तो यहाँ पर भी हो रहा है, पर कितना हो रहा है ये हमें कहाँ से पता चलेगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, राइट. एंड द थर्ड वन इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कल ये क्वेश्चन शायद तनिष्क ने पूछा था. आई गेस तनिष्क इज हियर इन द क्लास. नो, ही इज नॉट हियर. नो प्रॉब्लम. यस. तो क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स. द फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकेंड वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपकी सब्स्टिट्यूट की डिमांड, जैसे मैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जैसे डिस्प्रिन का प्राइस बढ़ गया तो सैरिडॉन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्प्रिन का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड गिरेगी. लोग डिस्प्रिन नहीं परचेज करेंगे, वो सैरिडॉन परचेज करेंगे. वो सैरिडॉन परचेज करेंगे तो सैरिडॉन की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अपोजिट कंडीशन होती है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे कि पेन और इंक. अगर पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब लोग पेन नहीं परचेज कर पाएंगे तो वो इंक कैसे परचेज करेंगे, राइट. तो इस तरीके से ये तीनों का हमने इफेक्ट देखा. आप चाहें तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिए. इफ यू हैव अ कॉपी आई एम राइटिंग इट हियर, ताकि ये रिलेशनशिप आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का इसलिए. ठीक है. फर्स्ट हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस. वाइस वर्सा होता है, प्राइस पहले लिखना, डिमांड बाद में लिखना. मैंने पहले लिख दिया गलती से. प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गई. ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी की तो ये कंडीशन होती है. सेकेंड हमने पढ़ा इनकम का केस. इनकम इलास्टिसिटी में तो इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इनकम में मैंने आपको टू टाइप्स के गुड्स बताए. वो टू टाइप्स की हाँ गुड्स बताए थे. एक होते हैं इंफीरियर गुड्स एंड द सेकेंड वन आर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा बेटा, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. ये मैं इनकम की बात कर रही हूँ, ये मैं डिमांड की बात कर रही हूँ. आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो गई. और कॉम्प्लीमेंट्री और वाइसा वर्सा चलेगा इसमें. ठीक है. इनकम डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है.
राइट, और वाइस वर्सा यहाँ पर भी चलेगा, इनकम डिक्रीज होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होगी। थर्ड कंडीशन हमने देखी क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस प्रोडक्ट्स में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट एंड द सेकंड इज, sorry, these are not the complementary, right here normal, complementary is here, ये नॉर्मल गुड्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर ए प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो बी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? अगर ए प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो बी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये एरो अपने आप में पूरा रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। जिसने नोट नहीं किया है बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा समराइजेशन है 50 यूनिट फर्स्ट चैप्टर का और इस चैप्टर का, इसी के बेसिस पर आपको पूरा वर्क करना है, ठीक है। यही रिलेशनशिप 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली द समराइजेशन ऑफ द होल 5th चैप्टर एंड दिस अपकमिंग चैप्टर व्हाट वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ, ठीक है। प्राइस में डिमांड इंक्रीज हुआ तो प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुआ। इनकम इलास्टिसिटी में दो तरीके के गुड्स आए, इंफीरियर, नॉर्मल। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा? यस बेटा, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, बहुत ध्यान से समझ लो, फिर से बता रही हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिमांड कब कब चेंज होगी। पहली डिमांड चेंज होगी जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है। तो जब सपोज आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, ठीक है, आप पहले प्रोडक्ट 10 रुपीज का सेल करते थे, अभी आप प्रोडक्ट 8 रुपीज का सेल कर रहे हो, तो अभी ज्यादा लोग उसको परचेज करेंगे ना, ज्यादा उसकी डिमांड होगी। तो जब प्राइस कम हुआ किसी प्रोडक्ट का तो उससे डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये इंक्रीज का साइन शो करा है मैंने। और जब प्राइस इंक्रीज होता है, जब वो प्राइस 10 रुपीज से 15 रुपीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी कम लोग उसको परचेज करेंगे या फिर कम यूनिट्स में परचेज करेंगे। गॉट इट बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी। सेकंड, इनकम के केस में मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर चीप गुड्स, यू कैन राइट ओवर हियर दे आर चीप गुड्स। चीप का मतलब हो गया जो सस्ते हमें मार्केट में मिलते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आप सस्ते गुड्स परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई। लेकिन जब आपकी इनकम कम हो जाती है, क्योंकि बट ऑब्वियस है जब आपके पास अमाउंट कम होगा तो फिर आप सस्ते प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। जब इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई एंड वाइस वर्सा। लेकिन नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो महंगे मिलते हैं, जो लग्जरियस गुड्स होते हैं मार्केट में। अब इनकम बढ़ गई, पहले आप नैनो चलाते थे, अभी आपने क्या चलाना स्टार्ट कर दिया? अभी आपने वॉक्सवैगन की कोई कार ले ली, हुंडई की कोई कार ले ली। तो ये क्या है कि इनकम बढ़ी तो कॉम्प्लीमेंट तो आपके ये जो नॉर्मल गुड्स है इनकी डिमांड भी इंक्रीज, राइट। इस तरीके से हमारा इनकम के केस में चलता है। अगर इंफीरियर गुड्स है तो डिमांड डिक्रीज होगी इनकम के बढ़ने से, और नॉर्मल गुड्स है तो इनकम के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड पोर्शन था इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है जो आपके प्रोडक्ट से एसोसिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो आपके प्रोडक्ट से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं बच्चे। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। दीज आर द वेरी बेसिक टर्म्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रिप्लेस्ड बाय अदर प्रोडक्ट। जैसे कि अब मैं पेन की जगह पेंसिल यूज करूं तो दिस इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री, इस पेन के अंदर जो इंक है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। पेन की जगह पर पेंसिल यूज हो सकता है, लेकिन इंक की जगह पर पेन यूज नहीं हो सकता, लेकिन इंक के साथ ही पेन यूज होगा। अकेले इंक भी काम नहीं कर सकती, अकेले पेन भी काम नहीं कर सकता। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस आपने बढ़ाया, पेन का प्राइस बढ़ा तो मैं पेंसिल प्रेफर करूंगी, राइट। पेन का प्राइस बढ़ने से आई वुड प्रेफर पेंसिल। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसीलिए जब आपने प्राइस बढ़ाया अपने प्रोडक्ट का तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब अगर पेन का प्राइस बढ़ गया
तो लोग इंक भी कम ही परचेज करेंगे। इंक परचेज करके क्या करेंगे जब पेन ही कम परचेज करें, क्योंकि पेन का प्राइस बढ़ने से अभी हमने पढ़ा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब पेन की डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग इंक भी परचेज नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल रिलेशनशिप होता है डिमांड का प्राइस से, इनकम से और क्रॉस प्रोडक्ट से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? एनी डाउट? ओके, नाउ अब ये हमारा कवर हो गया। बाकी मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा हमें प्राइस इलास्टिसिटी, स्टूडेंट्स इन योर सिलेबस देयर इज ओनली प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही आपके सिलेबस का पार्ट है, इसके अलावा नहीं है। इसमें मैंने आपको कल बताया था प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ चेंज। देखो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ चेंज है, डायरेक्शन ऑफ चेंज है या एब्सोल्यूट चेंज है। ये डिग्री ऑफ चेंज है यहाँ पर, क्योंकि हम परसेंटेज की बात करेंगे। जब भी हम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन परसेंटेज चेंज में होता है, एब्सोल्यूट चेंज में नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इज द डिग्री ऑफ चेंज। दैट इज व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, ये डिग्री ऑफ चेंज होता है किस किस के बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में। मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में जितना चेंज आया उसकी जब हम डिग्री रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं तो उसको कंसीडर किया जाता है एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको कल डिराइव करवाया था। तो फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला और बताया था परसेंटेज का। तो अब हम देखते हैं कि उस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ईडी निकालने को बोला जाए तो ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded upon percentage change in price। अगर आपको सीधे सीधे दोनों मतलब क्वेश्चन में सीधे सीधे परसेंटेज निकाल के दिया हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज हुआ, प्राइस में इतना चेंज हुआ, इलास्टिसिटी बताइए, तो बहुत इजी है, सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा परसेंटेज में गिवन हो। तो अगर परसेंटेज में गिवन नहीं होता तो हम इसको कैसे डिराइव करते हैं? परसेंटेज का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? 10th में सबने परसेंटेज निकाला होगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? यस माधव, ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ऐसे लिखते हैं ईडी, ई ऐसे लिखेंगे, डी थोड़ा सा नीचे जाकर लिखेंगे। ठीक है, दिस शोज द इलास्टिसिटी। यस, हु कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ यस डेरिवेशन कैन बी, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है लेकिन इट कैन बी पॉसिबल कि आपको पूछा जा सके। तो देखिए इसको किस तरीके से ड्राइव करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है, तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल डिमांड। मैं एक पेपर ले लेती हूँ ताकि मैं उस पर इजीली आपको बता पाऊँ। नहीं मेरे पास है। Yes beta, you can see it here. Sure. Yes, I told that the formula you have to written is, मतलब ED इसको हम कैसे लिखते हैं? ED is equals to percentage change in quantity demanded अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टूडेंट एक गलती इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं, यहाँ पर सीधे लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मैंने जब आपको 5th चैप्टर पर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि डिमांड अलग होती है और क्वांटिटी डिमांडेड अलग होती है।
यहाँ आप अगर डिमांड लिखेंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। यू हैव टू राइट क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट डिमांड, राइट। इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब मुझे इसको अगर नॉर्मल वो डिराइव करके जो फॉर्मूला लिखना है, जब आपको क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन ना हो, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ होता है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हम चेंज निकाल रहे हैं। तो चेंज परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड, मतलब पहले वाली डिमांड क्या थी और आपकी जो चेंज, जो पहले वाली डिमांड इनिशियल डिमांड हो जाएगा, और चेंज इन डिमांड अब डिमांड कितनी चेंज हुई, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसको 100 लगा देंगे। होल अपॉन में चेंज इन प्राइस के लिए भी हम क्या लिखेंगे? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100, ठीक है। चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100, चेंज इन प्राइस इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब अगर मैं चेंज इन डिमांड निकालूं, तो सपोज मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 5 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, प्राइस 10 रुपीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 5, ठीक है। तो इस जो ये गिवन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं P1, इसको बोलते हैं P2, इसको बोलते हैं Q1, इसको बोलते हैं Q2, ठीक है। अब आपको ये चेंज इन डिमांड निकालना है, तो चेंज इन डिमांड ये है, मतलब 10 और 5 इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं Q1 माइनस Q2 लिख दूं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपने लिखा Q1 माइनस Q2 अपॉन इनिशियल डिमांड लिखनी है, इनिशियल डिमांड क्या है? ये है Q1 इंटू 100, ठीक है। अब होल अपॉन में चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2, राइट। इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे अपॉन P1 इंटू 100। जब हम किसी चीज का चेंज निकालते हैं तो उस चेंज के साइन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो मैं अभी इसको ऐसे लिख सकती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि Q1 माइनस Q2 जब हम करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी, मतलब मैंने 10 माइनस 5 किया, तो जो मेरा आंसर आया 5, 5 क्या होगा? डेल्टा 5, ठीक है। अपॉन Q1 पुराना वाला Q हो जाएगा, होल अपॉन में फिर क्या आ जाएगा? P1 माइनस P2 चेंज इन P आ जाएगा अपॉन P, ठीक है। इस तरीके से आ गया आपका फॉर्मूला, इस तरीके से ड्राइव हो गया। 100 100 दोनों साइड तक हम इसको हटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, ये डिवाइड होल डिवाइड का साइन है ना, तो डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। अब आपने ये तो 10th में पढ़ा होगा कि जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना होता है तो ये क्या हो जाते हैं? इनवर्स हो जाते हैं। तो चेंज इन Q अपॉन Q इनटू P अपॉन चेंज इन P, चेंज इन P नीचे आ गया, P ऊपर चला गया, और ये साइन डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैथमेटिकल रूल हमने पढ़ा हुआ है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए वैल्यूज को इनवर्स कर दिया जाता है। तो अभी हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसको आप ऐसे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, हम सबको पता है मल्टीप्लिकेशन में, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? माइनस का साइन तो यहाँ चलता हुआ ही आ रहा है, ठीक है, आप आगे लगा देना सब जगह पे माइनस का साइन, ठीक है। माइनस का साइन लगाकर हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन Q, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ, दिस इज द फॉर्मूला। तो माइनस साइन P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो फाइनली अगर आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन प्राइस गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और अगर आपको चेंज सीधे सीधे गिवन है तो सिंपल इस फॉर्मूले को पुट करके आप आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। बुक में ये पूरा जो डेरिवेशन है ये पेज नंबर 144 पर गिवन है, यू कैन सी इट ओवर देयर, ठीक है। जल्दी से देख लो इसको, अगर कोई डाउट कैन इजीली आंसर। Ashika, Q is delta Q is showing the change in quantity demanded, whereas Q जो है वो इनिशियल डिमांड है, जो हमारी, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, एक मिनट ये बताया था, तो जो इनिशियल डिमांड थी Q ये है और डेल्टा Q इन दोनों का डिफरेंस है। सिंपल ये जैसे फॉर्मूला है
तो अब इसमें P क्या होगा, जो आपका पुराना वाला प्राइस है, Q क्या होगा, जो आपका पुराना वाला क्वांटिटी है, डेल्टा Q क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, और डेल्टा P क्या होगा, इन दोनों का। सिंपल आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, जस्ट डू दैट, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि आप इसको इजीली कर पाए। Yes, listen the question. Getting it? Just listen the question. Yes, the question is, consider the demand for a good. Yes, I'm unmuting you, beta. Hold on. Yes, Ashika. What is the problem? मैम यहाँ पे जो ये डेरिवेशन दिया हुआ है, इसमें डेल्टा क्यू चेंज इन डिमांड है एंड क्यू दिया है इनिशियल डिमांड। तो आपने कहा था कि क्वांटिटी डिमांडेड, क्वालिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों अलग अलग। अच्छा, जब हम चेंज डिनोट करते हैं ना, चेंज ऊपर, वहां हम क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे, वहां वहां फॉर्मूले में आपको डिमांड नहीं लिखना है, वो क्वांटिटी डिमांडेड। फिर वो तो उसी को प्रोसीड कर दिया है आगे, इसीलिए उन्होंने बार बार क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा है। लेकिन जब हम फॉर्मूला फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो हमें क्वांटिटी डिमांडेड ही लिखना होता है, जिससे कि हम ये शो कर पाए कि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, केवल डिमांड की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल क्वांटिटी की बात। आप वो एक बार लिख दो या बार बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। मतलब ये दोनों टर्म्स अलग हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। एग्जैक्टली बेटा, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। तो यहाँ तो वेरिएशन हो जाएगा। यहाँ तो फिर उन्होंने स्टार्टिंग में क्वांटिटी डिमांडेड लिखा, देन इन्होंने ओनली डिमांड लिखा नहीं होगा। नहीं, आप एक ही चीज फॉलो करेंगे, आप हर बार क्वांटिटी डिमांडेड ही लिखेंगे, आप डिमांड नहीं लिखेंगे। गॉट इट? हाँ, आप कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, आपको हर बार क्वांटिटी डिमांडेड ही लिखना है। लेट मी टेल यू द डिफरेंस बेटा, डिफरेंस सीधा क्या होता है, क्वांटिटी जब हम वर्ड लगा देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया। यस मैम। एक मिनट, ये कैमरा ऑन कर लो। यस, ये जो क्वेश्चन बताया था, यहाँ जो चेंज हो रहा है 10 से 5, ये डिमांड चेंज नहीं हो रही है, ये पूरी क्वांटिटी चेंज हो रही है। पहले मतलब हम 10 यूनिट लेते थे, अभी हम 5 यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ क्वांटिटी चेंज हुई ना, ओवरऑल डिमांड तो चेंज नहीं हुई, तो इसीलिए हम क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर हो गया यूनिट्स में चेंज आना, नंबर्स में चेंज आना, और डिमांड चेंज हो जाने का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट में ही चेंज आ जाना। इसीलिए हम डिमांड को लिखने से थोड़ा सा उसको ना लिखना प्रेफर करते हैं। फाइन बच्चे, is it clear Ashika? Okay, so now do the question I'm giving it to you. Consider the demand for a good, consider the demand for a good at price 4 rupees for the good is 25 units। मतलब जब प्राइस 4 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांडेड 25 यूनिट्स थी। आप चाहे तो अभी मैं आपको थोड़ा सा उसको टेबुलेशन की फॉर्म में लिख देती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बताती हूँ, प्राइस एंड क्वांटिटी। आप भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, राइट। तो जब पहले प्राइस 4 रुपीज था तो क्वांटिटी डिमांडेड 25 यूनिट्स थी। सपोज प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस टू 5, अभी प्राइस कितना हो बढ़ गया, 5 रुपीज हो गया, तो एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। यही मैंने रिलेशनशिप बताया है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिक्रीज होती है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी, अभी आपको यहाँ पर ईडी निकालना है, तो अभी फॉर्मूला मैंने लिखवाया, फॉर्मूले से आप उसको डिराइव करके मुझे ईडी बताइए कितना है, जल्दी से। मैंने क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, जस्ट डू इट। 0.8। ओके खुशबू, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आपने कैसे 0.8 निकाला। एकांश 4/5, 48 5 40, ठीक है। लेकिन बेटा इसको आप ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो, ईडी को हमेशा आप उसमें डेसिमल्स में लिखोगे, फ्रैक्शंस में नहीं कन्वर्ट करके लिखोगे, ठीक है। वैसे आपका आंसर ठीक है। यस खुशबू बेटा,
शो मी और स्क्रीन, आपने जहाँ क्वेश्चन किया है खुशबू। Who else can explain? खुशबू तो दिख नहीं रही मुझे। इशिता, यस बेटा मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने कैसे किया इस क्वेश्चन को। यस बेटा। मैम पी, मैम पी कॉपी को हमारा सीधे प्राइस, रखो। मैम पी तो हमारा प्राइस है, तो वो हमारा हाँ बेटा 4 था, है ना, और ठीक है। क्यू हमारा 2.5 था। 25। तो हाँ सॉरी 25, और जो हाँ बेटा क्वांटिटी डिमांडेड थी ये वाली, तो हम Q1 माइनस क्यू करेंगे, हाँ, हमने क्या तो किया, आंसर ये आ गया था 25 माइनस -5। 20 किया। और हाँ डेल्टा 25, पी क्योंकि ये हमारा डिक्रीज, P1 माइनस, क्योंकि ये बिल्कुल, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है 25 से 20 हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया, -5 का। और प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगेगा, राइट। Yes, Madhav, I'll just hold on. I'll discuss that why we put the sign of minus here. अभी पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया इशिता, 4/25 इंटू -5/1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, राइट। Okay. Now Madhav is asking that why we put this sign, this minus sign before the formula. बेटा माइनस का साइन इसीलिए अफिक्स किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब एक चीज इंक्रीज होती है तो 100% दूसरी चीज डिक्रीज ही होगी, ठीक है। या फिर एक प्राइस में डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस में इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब वाइसा वर्सा कंडीशन चलेगी। तो वाइसा वर्सा कंडीशन में क्योंकि एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, और यही इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से हम नेगेटिव का साइन यहाँ पर शो करते हैं, क्योंकि एक चीज डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज जो है वो माइनस के साइन को शो करेगी। इज द क्वेश्चन क्लियर बेटा? सॉरी, इज द आंसर क्लियर? Okay, fine students. So now the question is clear. बेटा मैं बता देती हूँ, इसका न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में तो एटलीस्ट पूछा जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कोई बात नहीं इकोनॉमिक शीट में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आते हैं तो यू हैव टू डू दैट। आशिका, व्हाट you have a doubt बेटा? Okay, let me unmute you. Yes आशिका। मैम यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है और प्राइस है, जो प्राइस में चेंज इन प्राइस है, तो हमारा P2 माइनस P1 होगा या P1 माइनस P2 होगा? हाँ ये अपोजिट में चलेगा, जो चेंज है मतलब जो पुराना वाला है वो बाद में आएगा, और जो चेंज हुआ है वो न्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। हाँ बेटा, वो उधर मैं Q1 Q2 बता गई हूँ, लेकिन वो आप इसको ऐसे ही करें, न्यू क्वांटिटी पहले आएगी और ओल्ड क्वांटिटी बाद में। So it's Q2 minus Q1. Yes, it's Q2 minus Q1 and P2 minus P1. So the answer is 0.8, I think. Yes, 0.8 exactly. Okay. Any other doubt, students? One more question, and now I will ask the answer to any of you. Hold on, let me find the question first. I'll show the question on the screen. You can see it over here. This is the question. Answer is given over here, लेकिन solution सीधे पूरा करके नहीं given है. आप मुझे पूरा solution दिखाइए. Find out the demand. Yes. Find out elasticity of demand given the following information. Price 10 given है, तब quantity demanded 20 है. Price अभी 9 हो गया तो quantity demanded 25 हो गया. Find out the elasticity.
2.5 तो बेटा एकांश गिवन भी है, लेकिन आप मुझे पूरा एलैबोरेट कर पाओगे? कैन यू लेट मी अनम्यूट यू, फिर आप मुझे पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि आपने कैसे किया। यस बेटा एक्सप्लेन इट, और पूरा वो दिखाइए आपने कहा किया है कैलकुलेशन शो करिए। मैम यस बेटा। मैम इसमें चेंज आया है मैम 2025, तो मैम परसेंटेज चेंज हो जाएगा इसमें अंदर 25%। 25%, ऐसे तुमने डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करके किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस 20, और मैम उसमें -10% का चेंज आया है। -10% का चेंज आया है, ठीक है। 25/10। ठीक है 2.5। ओके आशिका, यू हैव डन, शो मी द कॉपी। अच्छा बुक में साइड से क्या है? Ten upon 20 into 25, ठीक है बेटा, ओके गुड, परफेक्ट। anyone else जिसने कंप्लीट कर लिया हो? बेटा यहाँ तक किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क। those who don't have a book, do purchase beta as soon as possible. Now click this paper जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसमें से फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके रखिए। 1 तो मैंने कराई दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज योर होमवर्क। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Any student have a doubt? Ashika, you want to ask something? Yes, beta. You are unmuted. You can. Okay. क्लिक हो गया बेटा? ये 5 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके रखेंगे कॉपी में, और जो जितना मैंने कंप्लीट कराया विद डेरिवेशन उतने नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। Got it? So I guess last 1 minute is left, 1 or 2 minutes. So we cannot start a new topic. कल फिर हम इसका आगे का जो टॉपिक होगा, एग्जाम्पल्स हम कवर कर चुके हैं। नाउ टुमारो विल डिस्कस कि ये परसेंटेज चेंज में क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं, माइनस का साइन क्यों होता है, फिर स्लोप ऑफ डिमांड। ठीक है, दिस after this chapter we will start statistics, mean and median. Fine. And do complete your registration process as I told you. Yes, you have to make a separate copy of both beta, microeconomics and statistics, both different. Okay. Yes, Ishita. Yes, Ishita. मैम पेज नंबर कौन सा है क्वेश्चंस का? क्वेश्चंस के लिए बेटा ये बैक साइड पे गिवन है क्वेश्चंस, पेज नंबर 421 इन अ न्यू बुक। ओके मैम, मिल गई। Okay, students, have a good day. थैंक यू मैम। 1 2